Okay. Good afternoon, everyone. So, our today's topic is security analysis and portfolio management. Before we move on, we should understand the concept of DSE and GE. As we know, we are in NAP and we understand the concept of credit distribution system. So, every semester you have to study for 22 credits. You can see you are in SAM 5, so you have to study 22 credits in which you will be studying DSC multiply by 3, that is 1 DSC is equal to 4 credit, 3 is equal to 12 plus discipline specific elective which is also of 4 credit, that will be plus 4 and 16. Then after you will be studying 1 GE generic elective, that will be again a 4 credit, that is 20 plus 1 skill enhancement course, that is of 2 credit, and total credit will be 22. इन केस ऑफ DSC आपको एक चॉइस मिलेगी एंड चॉइस ये है कि आपके पास दो ऑप्शन फ्लोट किए गए हैं, एक मार्केटिंग का DSC एंड एक फाइनेंस का DSC। हम यहाँ पे फाइनेंस का DSC पढ़ रहे हैं और फाइनेंस का DSC है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट SAPM, जो कि 4 क्रेडिट का है। 4+1 का कॉन्सेप्ट होता है, 4+1 का कॉन्सेप्ट 3+1 टोटल क्रेडिट 4 है। टोटल क्रेडिट 4 है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है 3+1। जो बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं आपको समझाऊं तो ये होता है कि 1 क्रेडिट मीन्स 40 मार्क्स। अगर ये 4 क्रेडिट का है तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 160 मार्क्स। दैट मीन्स कि 3 क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 1 क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय 40, ये हो गया 120 मार्क्स प्लस ये हो गया आपका 40 मार्क्स। टोटल कितना हो गया 160 अगेन। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि आपका जो एंड टर्म एग्जाम होगा वो होगा 90 मार्क्स का, आपका इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो होगा 30 मार्क्स का, आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट जो होगा वो होगा 40 मार्क्स का, दैट इज कंटिन्यूअस असेसमेंट CA, वी ऑल्सो कॉल इट एज CA। 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट IA एंड 90 मार्क्स का वी कॉल इट एंड टर्म एग्जाम। आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। आपने अगर सिलेबस की थोड़ी सी ब्रीफिंग देखी होगी तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है अबाउट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? अगर मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने अपना कहीं पे पैसा लगाया, इस होप में लगाया कि फ्यूचर में उससे थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। अगर मैं 100 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 100 रुपये अपने फ्रेंड को दे रहा हूँ और वो 1 साल के लिए दे रहा हूँ, टाइम ड्यूरेशन कितना है 1 साल का। अगर वो 1 साल बाद भी मुझे 100 रुपये ही देता है, मुझे कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, दैट मीन्स कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं था। अगर था भी तो मुझे कोई गेन नहीं हुआ। तो इन्वेस्टमेंट जब हम वर्ड यूज करते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, दैट मीन्स कि करंट सेक्रीफाइस ऑफ योर फंड इन अ होप ऑफ अ फ्यूचर गेन। कि होप है, सर्टेनिटी नहीं है कि गेन होगा, ये अनसर्टेन है कि वी मे इनकर गेन, वी मे इनकर लॉस। अगर मैंने अपने दोस्त को दिया था इस होप में नहीं दिया था कि वो इंक्रीज होगी, दैट मीन्स कि मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं दिया था, हेल्प के पर्पज से दिया था। तो ये तो फ़र्क हो गया ना। इन्वेस्टमेंट जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास एक होप है कि हमारी जो इनकम है वो इनिशियल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैंने 100 रुपये करा तो 100 से इंक्रीज होके हो सकता है 120 रुपये हो जाए, हो सकता है 110 हो जाए, या हो सकता है 90 हो जाए। आई सेड द वर्ड सर्टेनिटी कि इनकम में, इन्वेस्टमेंट में जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है।
कि इनकम हमारी इंक्रीज भी हो सकती है, इनकम हमारी डिक्रीज भी हो सकती है। एम आई क्लियर? एंड इफ आई टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज सेक्रीफाइस ऑफ योर फंड इन होप ऑफ अ फ्यूचर गेन, कि हमने करंट में अपना फंड जितना था उसको सेक्रीफाइस कर दिया, और सेक्रीफाइस क्या करा कि एक होप था कि फ्यूचर में हमें गेन होगा। ठीक है, चलिए इन्वेस्टमेंट आपको क्लियर होगा आई बिलीव। नेक्स्ट अगर बात करें इन्वेस्टमेंट के बाद, हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं SAPM, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट हमने देखा इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट अगर बात करें कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि हम किसी रियल एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दें। रियल एसेट क्या होता है? रियल एसेट वो होता है कोई फिजिकल फॉर्म ऑफ एसेट है। रियल एसेट में इन्वेस्ट कर दे। रियल एसेट क्या है? कोई फिजिकल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि सपोज मैंने कोई लैंड परचेज कर लिया, लैंड परचेज कर लिया, वहां पे पैसा लगाया, वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है। हम लैंड इसलिए तो परचेज नहीं करेंगे कि उसकी जो कॉस्ट है या उसकी प्राइस है, मार्केट वैल्यू है, फ्यूचर में वो डिक्रीज हो जाए, इसलिए तो आई बिलीव कोई भी नहीं करता होगा। हम सब इसलिए करते हैं ताकि हमें लगता है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस इंक्रीज हो सकती है। अगर फ्यूचर में इसकी प्राइस इंक्रीज हो सकती है तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी में कुछ भी पैसा लगाया है और हमें होप है कि फ्यूचर में थोड़ी सी इनकम ज़्यादा होके मिलेगी जितनी हमने इनिशियल स्टेज पे लगाई है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट फिजिकल फॉर्म में है, टैंजिबल पार्ट में इन्वेस्ट किया है, तो वो कौन सा है? वो रियल इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव होती है? उसकी वैल्यू डिराइव होती है किसी फिजिकल एसेट से, बट यू कैन नॉट सी दैट एसेट, यू कैन नॉट फील दैट एसेट, दैट इज अ फाइनेंशियल एसेट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यू आर इन दिस क्लास, do you know about syllabus, what we are studying? क्या चूज करा आपने DSC में? अच्छा, ये SAPM का सब्जेक्ट है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। 4 क्रेडिट का क्रेडिट सिस्टम समझते हो? आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा होगा ना, 4 सेमेस्टर्स तो पास हो चुके हैं, तो इस सब्जेक्ट का क्रेडिट है 4 क्रेडिट का है, जिसमें कि 3 है प्लस 1 है आपका ट्यूटोरियल बोलते हैं जिसको। ये तो आपका कंटिन्यूस असेसमेंट होगा जो कि SOL से मिलेगा। इसमें 90 मार्क्स प्लस आपको इंटरनल असेसमेंट आता होगा ना, असाइनमेंट ऑनलाइन, वो 30 मार्क्स का है। तो जो आपका एंड टर्म एग्ज़ाम होगा वो कितने का होगा? 90 मार्क्स का। ठीक है, यही होता है जनरली पेपर्स में, 90 मार्क्स का। और सैक वैक है तो वो अलग है। आपको 5th सेमेस्टर में वैक नहीं पढ़ना होता है, 5th सेमेस्टर में आपको 3 DSC पढ़ना होगा, ये समझ लेना अच्छे से। 5th सेमेस्टर में आपको 3 DSC पढ़ना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया। एक DSE पढ़ना होगा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, एक मार्केटिंग है, एक सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। ये आपकी चॉइस है, आपके डिस्क्रिप्शन, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर आपको एक पढ़ना होगा, ये तो आपको चॉइस नहीं है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर है, ये तो आपको पढ़ना ही है। जो DSE है ना, इसमें 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक लोगे आप। ठीक है, इसका ऑप्शन ये है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक मार्केटिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट चलेगा। मार्केटिंग, FM इज पार्ट ऑफ फाइनेंस ना, तो वो आप यूज कर लेना।
उसके बाद एक जी पढ़ोगे आप, जी में भी आपको जो भी ऑप्शन होगा वो चूज कर लेना, और एक पढ़ोगे सेक। आपको वैक नहीं पढ़ना फिफ्थ सेमेस्टर में, वैक पहले वैक भी पढ़ते थे ना, वीएससी। तो इसमें सब्जेक्ट कम हो जाएंगे? नहीं, अब भी 7 है, 3 ये, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6। लेकिन तुम्हें पता है क्या हुआ, पहले एईसी पढ़ते थे, एईसीसी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स करके होता था ना, वो 2 का होता था, 2 क्रेडिट का होता था। अब ये जो जी पढ़ रहे हो ये भी 4 क्रेडिट का, ये भी 4 क्रेडिट का, ये तो है ही 4 क्रेडिट का, लेकिन अब ये सिर्फ 2 का बचा है। अगर देखोगे तो टोटल 22 क्रेडिट पूरे करने होते तुम्हें एक सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये डीएससी 4 क्रेडिट का है, मल्टीप्लाई बाई 4 किया 12, ये डीएसई पढ़ोगे 4 क्रेडिट का, जी पढ़ोगे 4 क्रेडिट का, प्लस सेक पढ़ोगे 2 क्रेडिट का, 22 पूरा हो जाएगा। पहले तुम क्या पढ़ते रहोगे, पहले पढ़ते रहोगे, एक लेनी ही है, 2 में से एक लेनी ही है, ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ दोगे। वो 3rd सेमेस्टर में था, 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में ये रहा होगा कि इधर जी और डीएससी, बट 5th सेमेस्टर में ऐसा नहीं है, डीएससी भी लेना है, जी भी लेना है, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में तो ये था ना, 3 डीएससी रहा होगा प्लस एक जी हो गया, यही था ना, जी इधर डीएसई, दोनों में से एक 4, उसके बाद रहा होगा सेक 2, एक रहा होगा वैक, हाँ दे हैव ऑप्टेड फॉर सिक्योरिटी एनालिसिस, एंड सेक वैक के बाद एक आपका रहा होगा एईसी, यही था ना। तो यहाँ से 22 क्रेडिट हो रहा हो। इसमें चेंज ये आ गया कि अब इन दोनों को और हटा के मस्ट है, जी भी पढ़ना, डीएससी पढ़ना, लेकिन ये हट गया, ठीक है, क्लियर है। चलो आज हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट, वेरी बेसिक यूनिट, इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करूँ कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, लुक आई बिलीव इन अ वेरी इंटरेक्टिव क्लासरूम। मेरा ऐसा कोई भी फंडा नहीं है कि मैं ऐसे बोलते जाऊँ लाइक वॉल तुम नहीं आए थे तो आई वॉज रिकॉर्डिंग अ लाइव लेक्चर, बट आई वॉन्ट कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे तो आपको समझ में आए, कि घर पे जाओ तो थोड़ा सा बुक देखो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। यू आर नॉट इन क्लास 12th ना, कि बिल्कुल रट्टा मार के रोट लर्निंग करके नहीं लिखना है, यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड गिव योर ओपिनियन इन एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो इफ़ आई आस्क कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, तो थोड़ा बहुत मुझे बताओगे कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट? कि इनकम इंक्रीज करने के लिए करते हैं, ऐसा ही। अच्छा दूसरी बात कि जब मैं किसी से पूछूं ना, या जब मुझसे कोई पूछे कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो मुझे ये होना चाहिए कि व्हेन आई टेल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई शुड नॉट इंक्लूड द वर्ड इन्वेस्टमेंट इन दैट इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन। अगर मैं उस डेफिनेशन में बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट मतलब कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करना, तो मैं डेफिनेशन नहीं बता पा रहा हूँ। अगर मैं सिंपली बोलूँ कि इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन ये होता है कि करंट सेक्रीफाइस ऑफ योर फंड इन होप ऑफ अ फ्यूचर गेन, कि आपके पास जितना पैसा था करंटली आपने कहीं पे दे दिया उसको, और किस होप में दिया कि फ्यूचर में थोड़ा सा ज़्यादा मिले। अच्छा ये होप है हमारी, ऐसा 100% नहीं होता कि वो ज़्यादा मिलेगा, यही होता है ना कि हम इस होप में दे देते हैं कि फ्यूचर में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में लॉस हो जाए, मार्केट बिल्कुल बदल जाए, कोविड आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। कि अगर मैंने अपने दोस्त को 100 रुपये दिया, हेल्प करने के नेचर से दिया, तब तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं था। अपने दोस्त को मैंने इसलिए दिया कि भाई देख मैं तुझे 2% ब्याज पे दे रहा हूँ, इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ, जब तू मुझे 1 साल के बाद वापस करेगा ना, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी करेगा और 2% उसमें इंटरेस्ट के साथ करेगा, ठीक बात है। तो अगले साल वो मुझे कितना देगा? 120 रुपये, 102 रुपये, ठीक है। 100 रुपये तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, प्लस 2 रुपये क्या मिला? इंटरेस्ट। तो मुझे इंक्रीज होके मिला ना, तो मुझे इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ कितना? 2 रुपये का। क्लियर है? एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट तो क्लियर हो गया। हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट किसी को दे के करे, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद के करे, कोई गाड़ी खरीद के करे, कोई शेयर में पैसे लगा के करे। इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे तरीके हैं, हाँ कहीं भी कर सकता है। तो फंडा इन्वेस्टमेंट का क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि मेजरली इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैं कहता हूं कि मेजरली इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं। पहला है रियल एसेट इन्वेस्टमेंट। रियल एसेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो हम टैंजेबल फिजिकल एसेट में करते हैं, कि हमने कोई प्लॉट परचेज कर लिया।
अच्छा प्लॉट परचेज करते हैं तो ये कह के करते हैं ना कि बैंक में रखा हुआ है कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, प्लॉट के प्रॉपर्टी के रेट हमेशा इंक्रीज होंगे। तो अगर मैंने 10 लाख का खरीदा है तो 2-3 साल के बाद हो सकता है 15 लाख का, 20 लाख का हो जाए। ये हमारी सर्टेनिटी है कि हो जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा वो अनसर्टेन है। 90% केसेस में हो जाते हैं, बट कोई ऐसा केस आ गया कि दिक्कत आ गई तो घटने के चांसेस होते हैं। हाँ, तो अनसर्टेनिटी होती है। तो जितने भी फिजिकल फॉर्म में हम पैसा लगाएंगे वो क्या होता है, रियल एसेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक तो हो गया लैंड, दूसरा हो गया बिल्डिंग, अपार्टमेंट परचेज कर लिया, या फिर कोई गाड़ी परचेज कर ली, वो भी हम इन्वेस्टमेंट मान के ही चलते हैं। वो कैसे इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं, आप तो ये सोचोगे ना कि सर गाड़ी की वैल्यू तो डिक्रीज होगी, लेकिन वो आपको इनकम देगी हर साल, कुछ कमा के देगी, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। ठीक बात है। दूसरा अगर हम देखें तो फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, जिसकी वैल्यू डिराइव होती है किसी फिजिकल एसेट से। शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, इनकी वैल्यू कैसे डिराइव होती है, कोई फिजिकल कंपनी चल रही तो उसके ऊपर ही तो वैल्यू डिराइव होती है। तो जो भी इंटेंजिबल चीज़ें होते हैं वहाँ पे पैसा लगाते हैं, उससे कुछ पैसा इंक्रीज होने के चांसेस है, वो हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, बैंक डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के पार्ट है। ये क्लियर है आपको, इन्वेस्टमेंट क्लियर है एंड मेजर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लियर है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए। रिटर्न बोल दें या गेन बोल दें, सिंपल लैंग्वेज में गेन बोल लो, गेन भी है कि हम इन्वेस्टमेंट किस ऑब्जेक्टिव से करते हैं, रिटर्न के ऑब्जेक्टिव से करते हैं कि फ्यूचर में हमें थोड़ा रिटर्न मिले। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम रेगुलर इनकम के होप से भी करते हैं। सारे लोग तो रेगुलर इनकम के होप से नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो करते हैं ना कि बिल्डिंग में पैसा लगा दिया और वहाँ से क्या होगा, हर महीने रेंट आएगा, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, रेगुलर इनकम। ये रेगुलर इनकम का ऑब्जेक्टिव सबका नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है। तो दो ऑब्जेक्टिव हो गए, पहला रिटर्न, सेकंड रेगुलर इनकम। ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव सेज कैपिटल एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट। और कैपिटल क्या होता है, जो भी अपना बेस अमाउंट आपने लगाया इन्वेस्टमेंट, वो कैपिटल है। तो जो भी मैंने लगाया है, अगर 2 CR मैंने लगाया है एक बिल्डिंग में, तो 2 साल के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना कि कैपिटल एप्रिशिएट हो, 2 से 3 हो या 2 से 2.5 हो, है ना। तो जितना भी इंक्रीमेंट होगा दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। एम आई क्लियर, कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर कम हो जाता दैट इज डेप्रिसिएशन। 3 ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे, फर्स्ट रिटर्न, सेकेंड रेगुलर इनकम, थर्ड कैपिटल एप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट कैसे होगा कि हमें ना, देखो रूल क्या कहता है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है कि आपने, अगर मैं इन डेप्थ तो आपको टैक्स नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि आप पहले से टैक्स पढ़ के आए होगे, ठीक है, इनकम टैक्स, तो आप थोड़ा बहुत हो सकता है पॉइंट कैच कर पाओ। टैक्स पढ़ाने लगूंगा तो सारा टाइम टैक्स में चला जाएगा। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको टैक्स बचाना है ना, तो हमारे पास कुछ स्कीम है, वहाँ पे आप पैसा लगाओगे तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। वो कौन सी स्कीम है कि आप LIC में पैसा लगा दो। LIC में पैसा क्यों लगा रहे हो, टैक्स बेनिफिट के लिए। है तो वो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कि आप LIC में भी लगा रहे हो और आपको 5 साल के लिए लगा रहे हो। टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो हर साल आप प्रीमियम दे रहे होगे, प्रीमियम हो सकता है 50,000 का देते हो, ठीक है। 5 साल के बाद आपको, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट अगर करा है 2.5 लाख, तो 5 साल के बाद आपको 4 लाख मिलेगा। ये तो एक आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल एप्रिसिएशन भी है। दूसरा, ये जो 50,000 आप हर साल प्रीमियम दे रहे हो ना, ये आपको टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा। 2.5 लाख या सपोज 3 लाख आपका टैक्स बन रहा है, तो इसमें से 50,000 माइनस कर लेना, आपकी टैक्स लाइबिलिटी फिर से बन जाएगी 2.5 लाख, ठीक है। तो ये आपको टैक्स में बेनिफिट मिला, दैट मीन्स कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसने आपको टैक्स में बेनिफिट दे दिया। तो अब कितने ऑब्जेक्टिव्स हमारे हो गए, रिटर्न, रेगुलर इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन, टैक्स बेनिफिट, 4। देन आफ्टर हमारा लास्ट आता है सेफ्टी ऑफ कैपिटल। सेफ्टी ऑफ कैपिटल मतलब कि जो भी हमने कैपिटल लगाया है वो सेफ हो। सेफ कहाँ पे हो सकता है, ऐसी जगह जो रिलायबल हो, यही होगा ना। सेफ्टी ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ।
अभी ना कई सारे बैंक हैं, खैर बैंक का नाम तो नहीं लेना चाहिए बट एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम सुना है, बंधन बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक दो ऐसे ही नए नए और बैंक है, छोटे छोटे बैंक। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या कहते हैं ना कि अगर आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट करोगे ना, इन्वेस्टमेंट एज अ, मैं एफडी की बात कर रहा हूँ, एफडी समझते हैं आप, फिक्स डिपॉजिट, कि अगर आप हमारे पास 365 डेज या फिर 440 डेज का होता है, हाँ वो उनका ऐसा कुछ होता है, हाँ फिक्स डिपॉजिट के लिए, तो हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे, 8.4%। ठीक है, कि अगर आप एक साल के लिए हमारे पास 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो हम आपको कितना दे देंगे, 8,400 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, दैट इज इंटरेस्ट। एट द सेम टाइम एसबीआई क्या कहती है कि आप 444 दिन के लिए जमा करोगे ना, तब हम आपको 7.2% ही देंगे। फिर भी लोग ज़्यादा किसके पास जाते हैं, एसबीआई के पास, क्यों, कैपिटल, सेफ्टी ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपने इनको पैसा दिया वो लेके भाग गए, किसके पास जाओगे, तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है ना। देखो ये ज़्यादा दिन भी ले रहा है और रिटर्न भी कम दे रहा है, ये कम दिन ले रहा है और रिटर्न भी ज़्यादा दे रहा है, फिर भी लोग इसके पास ना जाके इसके पास जा रहे हैं, रीजन क्या है, सेफ्टी ऑफ कैपिटल। सो वी लर्न फॉर मेनी ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट क्या था, रिटर्न, देन रेगुलर इनकम, कैपिटल अप्रिशिएशन, टैक्स बेनिफिट एंड सेफ्टी ऑफ कैपिटल। एम आई क्लियर विद दिस? चलो फीचर्स की बात कर लें कि फीचर्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स थे ना हमारे, वो सारे फैक्टर भी हो सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप क्या देखोगे, रिटर्न, रिटर्न कहाँ ज़्यादा हो। मेरे पास 2-3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक मैं शेयर में कर दूँ, ठीक है, उस पर रिटर्न ज़्यादा है, दूसरा मैं कहाँ कर दूँ, बैंक में फिक्स डिपॉजिट रख लूँ, उसमें थोड़ा सा रिटर्न कम है। अगर मैं यंग एज का हूँ तो मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा, स्टॉक में। मैं ओल्ड एज हो गया हूँ, सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरा कैपिटल सेफ हो, तो मैं कहाँ रखना चाहूँगा, बैंक में। तो दिस फैक्टर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मे बी कोई पर्सन ज़्यादा रिस्क लेना चाहता हो तो वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के पास जाए, कोई पर्सन लेस रिस्क लेना चाहता हो तो वो डिफरेंट ऑप्शन के पास जाएगा। जो पर्सन रिस्क लेना चाहता है वी कॉल इट एज रिस्क लवर, जो पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहता वी कॉल इट एज रिस्क एवर्स, जो पर्सन रिस्क ना तो बहुत ज़्यादा लेना चाहता है ना तो बहुत कम लेना चाहता है वी कॉल इट एज रिस्क न्यूट्रल पर्सन। मैं थोड़ा अगर फास्ट बोलूँ ना तो मुझे बता देना, बिकॉज रीजन मेरे पास ये है कि मुझे 15 दिन में सारा सिलेबस करवाना है और क्लास 1 घंटे की है, ठीक है, 1 घंटे की ही है और 15 दिन है तो 15 घंटे में ही करवाना है सिलेबस, दैट इज़ अ मेजर फैक्टर। इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ बट आई बिलीव कि आपको समझ आएगा, जो टॉपिक ऐसा होगा मैं स्लो बताऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, रिटर्न। रिटर्न एक फैक्टर है जो कि हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखेंगे। सेकेंड फैक्टर क्या है, रिस्क। रिस्क एक मेजर फैक्टर है। मैंने बोला कि शेयर वाले में ज़्यादा रिस्क होगा और बैंक वाले में कम रिस्क होगा, तो हम रिस्क को एनालाइज करेंगे ना, अगर ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तब तो मैं प्रेफर करूँगा कि दे दूँ, और रिलायबिलिटी उसकी क्या है, और मेरी एज क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए ही है और मैं सारा रिस्क फैक्टर में लगा दूँ तो जाएगा तो पूरा चला जाएगा। मेरे पास 1 करोड़ रुपए और 1 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ तो मैं ज़्यादा रिस्क वाले में लगा सकता हूँ, बट ये फैक्टर है, रिटर्न एक फैक्टर है, एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी समझते हैं आप, कितना इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने ये मेजर फैक्टर 2 पढ़े थे ना इन्वेस्टमेंट के, हाँ, रियल एंड फाइनेंशियल। अब अगर इसमें लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी क्या होता है कि कितना इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने 50 लाख का एक प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, कोई प्लॉट परचेज कर लिया 50 लाख का, अब आपको नेक्स्ट इमीडिएटली कैश की रिक्वायरमेंट है, दो वो भी लिक्विड एसेट है, बट अब फैक्टर ये आता है कि कौन सा ज़्यादा लिक्विड है। आप बेचना चाहते हो, सबसे पहले तो यार दोस्तों में पूछोगे ना, कोई लेना चाहता है, सपोज आपको इमीडिएट कस्टमर मिल भी गया, उसके बाद पेपर्स तैयार करवाओगे, कोर्ट जाओगे या फिर जो भी उसका रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तो एटलीस्ट ये 3 से 4 दिन का टाइम लेगा। तो लिक्विडिटी का टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, 3 to 4 डेज। अगर यही आप 50 लाख रुपए शेयर में लगाते हैं, फाइनेंशियल एसेट में लगाते हैं, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती, आप इमीडिएटली स्टॉक सेल आउट कर देते हैं, ठीक है।
हार्डली अगर मैं मान के चलूँ तो 24 आवर्स, अगर वीकेंड ना होता तो, अगर वीकेंड होता तो 2 दिन आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो अगर लिक्विड की बात करें तो ज़्यादा लिक्विड कौन सा हुआ? फाइनेंशियल एसेट। लिक्विडिटी समझ गए कि कौन सा कितना इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। अच्छा, इस पे मैं इन डेप्थ में आऊँगा, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू इसका दे दूँ। इसमें 2 मार्केट होता है, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। जब स्टॉक फर्स्ट टाइम कहीं बिकने जाता है ना वो प्राइमरी मार्केट में, जब वो बिकने लगता है ना तो वो सेकेंडरी मार्केट में। जैसे इन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम बिकने का तरीका है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एंड FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, 2 होते हैं। इस पे आएंगे, जब इस चैप्टर पे आएंगे तो आएंगे, ठीक। फैक्टर्स कितने हो गए? 3, रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, एंड फोर्थ इज मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कौन सा या किसके पास रेडीमेड मार्केट अवेलेबल है। क्या रियल एसेट का कोई मार्केट है जहाँ पे आप जाके वो रियल एसेट बेच सकते हो? नहीं है ना, आपको बेचने के लिए कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। क्या फाइनेंशियल एसेट का कोई मार्केट है? यस सर है, प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, आप वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि मार्केटेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? फाइनेंशियल एसेट की, ठीक है। बात समझ में आ गई? रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी। देन आपका नेक्स्ट फैक्टर है टैक्स बेनिफिट। अगर आपको टैक्स रिड्यूस करवाना है तो आप ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढोगे जहां पे टैक्स बेनिफिट अवेलेबल हो। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ढूंढोगे या फिर म्यूचुअल फंड ढूंढोगे। आप देखोगे कि किसमें सेक्शन 80 का बेनिफिट मिल रहा है। या फिर गवर्नमेंट आजकल ये भी कहती है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो ना तो हम आपका जितना भी वो है सब RTO है, रोड टैक्स चार्ज है, वो हटा देंगे। तो हम ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे हमें टैक्स बेनिफिट मिले। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे टैक्स बेनिफिट ना मिले तब तो मैं वैसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो जो फैक्टर देखते हैं उसमें टैक्स बेनिफिट भी एक फैक्टर है, ठीक है। आगे है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन या सेफ्टी ऑफ कैपिटल, कि हम सेफ्टी ऑफ कैपिटल देखेंगे। सेफ्टी ऑफ कैपिटल कैसे देखेंगे? कि जहाँ पे भी हम पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे हमारा पैसा सेफ रहे, नुकसान ना हो। तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ये बैंक वाला। उसके बाद है हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हेजिंग का मतलब होता है छुपाना या कम करना। इन्फ्लेशन का मतलब समझते हैं आप? महंगाई, ठीक है, यही होता है। मार्केट का इन्फ्लेशन रेट चलता है। अभी सपोज इन्फ्लेशन रेट चल रहा होगा 12 चल रहा है, नहीं 8-9 भी तो रहते हैं। चलो ठीक है, एग्जैक्ट फिगर जो भी हो उसको छोड़ दो। 10 ले लो सर, 0 एक ही रहेगा। चलो 10 ले लिया। इन्फ्लेशन रेट अगर 10 चल रहा है, ठीक है, और आपको बोला किसी ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उसने बोला ना कि आप हमें 1 साल के लिए पैसा दे दो 1000 रुपये, ये ईयर का स्टार्टिंग है, ये ईयर का एंड है, ठीक है, या सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है। टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया? 1 ईयर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1000, और वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको देंगे 8%, ठीक। 1 साल के बाद आपको कितना मिलेगा? 1800, ऐसे ही मिलेगा ना, 1800 क्यों मिलेगा? 1080 मिलेगा, ठीक है। चलो जो भी वॉट एवर, 1080 रुपये मिलेगा। मार्केट का इन्फ्लेशन रेट कितना था? 10% का ना, तो आपको एक्चुअल में कितना मिला? 2 रुपये कम मिला ना, -2 रुपये मिला। इसका और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप जब क्लास 12th में पढ़ते रहोगे, जनरली बच्चे क्लासमेट की नोटबुक खरीदते हैं। चलो मैंने उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया। क्लासमेट की नोटबुक आती है, क्लासमेट की नोटबुक सपोज 100 रुपये की आती थी जब आप क्लास 12th में थे, ठीक। 100 रुपये में आप एक क्लासमेट की नोटबुक खरीद रहे थे। आपने कहीं पैसा नहीं लगाया, आपने गुल्लक में अपने पैसा डाल लिया। 2 साल के बाद आप क्लास 12th पास कर गए। अब जब आप मार्केट में गए उस 100 रुपये को लेके ना, क्योंकि आपने तो कहीं इन्वेस्टमेंट करी नहीं थी, गुल्लक में रखा था, वो तो एज इट इज था, तो उसने बोला कि क्लासमेट की नोटबुक तो अब 110 रुपये की हो गई है। मार्केट का इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं बढ़ी। आपने सोचा था आपने सेविंग कर ली, बट एक्चुअल में आपने सेविंग नहीं करी थी। आपको 20 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे खरीदने के लिए। अब आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते जिसका रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 12% का, ठीक। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपको कितना मिल जाता? 12 24 हो जाता ना, सर वो भी 120 हो जाएगा ना। बता रहा हूँ। 2 साल का रेट है, चलो ये 1 साल मान लो टाइम, वो कोई इशू नहीं है।
12% मिला। अब आपको कितना मिल गया? 112। ये क्लियर है? क्लासमेट की नोटबुक की प्राइस कितनी हो गई थी? 110। फिर भी आपके पास कितना बचा? 2 रुपये। आपने इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। तो जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे हम देखेंगे कि हम इन्फ्लेशन को हेज कर दें। इन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन का रेट 10% है, तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये तो हो गया हमारा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, कि हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे तो 12% मिल रहा था। ये तो हमें नाम मात्र का था, नॉमिनल था। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करके बताएं कि हमें एक्चुअल में कितना मिल रहा है, तो एक्चुअल में कितना मिल रहा है? 2%, बिकॉज बाकी 10% तो मार्केट इन्फ्लेशन में चला गया। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया हमारा? 2% ओनली। इस पे मैं फुल फ्लेज जब चैप्टर पे आएंगे तो क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, कौन कौन से फैक्टर हमने देखे? रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी, टैक्स बेनिफिट एंड सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन समझते हैं आप? स्पेकुलेशन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट समझते हैं? गैम्बलिंग समझते हैं आप? क्या होता है गैम्बलिंग? जल्दी से जल्दी पैसा डबल करना फुल रिस्क के साथ। फुल रिस्क के साथ जल्दी से जल्दी पैसा डबल करना। स्पेकुलेशन एक्चुअली ना इलीगल टर्म नहीं है। स्पेकुलेशन इलीगल टर्म नहीं है, गैम्बलिंग तो इलीगल है। ठीक है, स्पेकुलेशन ये कहता है कि क्विकली पैसे को इंक्रीज कर देना, इन्वेस्टमेंट कहता है कि थोड़ा सा टाइम लेके इंक्रीज करना। ठीक है, स्पेकुलेशन कहता है क्विकली पैसे को शॉर्ट टर्म में इंक्रीज कर देना। शॉर्ट टर्म में कैसे इंक्रीज कर देंगे? स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं हम। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि कोई शेयर का प्राइस आपको पता है, मार्केट 9:15 बजे खुल जाता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है, यही होता है जनरली। कोई आपने स्टॉक ऐसा देखा कि उसका प्राइस सुबह था कितना? 100 रुपये। हो सकता है कि 1 सेकंड के बाद वो 102 रुपये हो जाए, 90 रुपये हो जाए, ये ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है, अप एंड डाउन, है ना। शेयर स्टॉक मार्केट तो वोलेटाइल होता है, चेंज होता रहता है। आपने क्या करा, बोला कि सर थोड़े से पैसे उधार दे दो स्टॉक में लगाने, मैं शाम तक आपको दे दूंगा। मैंने आपको पैसे दिए 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ आपने, डी यू हैव क्लास हियर, प्लीज़ कम पास। 1 लाख रुपीज़ आपने मार्केट में लगाया सुबह 9 बजे या 9:30 PM पे। दोपहर तक ना एक स्टॉक की प्राइस कितनी थी? 100 रुपये। 1 लाख रुपए में कितने स्टॉक आ जाएंगे? 1000। ठीक बात है, यहाँ तक 1000 शेयर आपने खरीद लिए। ठीक, अब दोपहर में इसका प्राइस हो गया 110, सेल आउट कर दो। 1000 शेयर कितने के प्रॉफिट पे? 10 रुपये के प्रॉफिट पे। 110 तो बेस प्राइस था ना, 100 तो आपको वैसे ही चला गया। 10 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा होगा, आपको इनकम कितनी हो गई? 10,000। ये क्या था? स्पेकुलेशन था। अगर आप इसको छोड़ देते ना 1000 शेयर लेके 1 साल के लिए, तो वो क्या होता? इन्वेस्टमेंट। आपने क्विक गेन के लिए लगाया और बेच दिया, वो क्या है आपका? स्पेकुलेशन है। दूसरी बात ये कि ये जो मैं बोल रहा हूँ 110 हो गया ना, ये 90 भी हो सकता था ना, और आप शाम तक वेट करते रहते, ये 90 ही रह जाता, फिर आपको क्या होता? लॉस हो जाता। ठीक, जब आप स्पेकुलेशन कर रहे हो ना तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड कब मिलता है? जब आप चीज़ों को होल्ड करते हो, स्टॉक को होल्ड करते हो। डिविडेंड नहीं मिला, दैट मीन्स कि शेयर के प्राइस में जो चेंज हुआ वो सिर्फ आपकी इनकम है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते और 1 साल के बाद बेचते, हो सकता है कि 100 रुपये का 200 रुपये हो जाता, तो आपको क्या मिलता? 100 रुपये का कैपिटल एप्रिसिएशन या चेंज इन प्राइस प्लस डिविडेंड भी मिलता। बात समझ में आ गई? स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट नियर अबाउट सेम है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि एक क्विक इनकम के लिए शॉर्ट टर्म में होता है, एक लॉन्ग टर्म में होता है कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड इनकम के लिए। क्लियर? दूसरी बात ये, कई बार क्वेश्चन आता है कि कैन अ पर्सन मेक स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑन अ सेम असेट, ऑन अ सेम सिक्योरिटी? इसका आंसर क्या होगा? यस। ये इस पे मैं इस वाले 100 रुपये वाले शेयर पे
ये स्पेकुलेशन कर रहे थे, मैं 1 साल के लिए कर रहा था तो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो आंसर इज यस हो सकता है। ठीक बात। अगर इसके बेसिक डिफरेंसेस देखें तो मैं आपको ना बेस बताऊंगा, आप मुझे बताना कि स्पेकुलेशन में क्या होता है एंड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। फर्स्ट है टाइम होरिजिन। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? लॉन्ग टर्म। स्पेकुलेशन में क्या होता है? शॉर्ट टर्म, मे बी इवन फॉर अ इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है, एक दिन के लिए कि सेम डे खरीदा सेम डे बेच दिया, हो सकता है विद इन अ सेकेंड के लिए भी हो, विद इन अ मिनट के लिए भी हो, खरीदा और बेच दिया। लेकिन जनरली लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म को हम कैसे देखते हैं? मोर देन अ ईयर के लिए होता है। ठीक है। देन है रिस्क। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में लो रिस्क होता है, मॉडरेट रिस्क होता है। अगर स्पेकुलेशन की बात करेंगे तो स्पेकुलेशन में हाई रिस्क होता है। रिटर्न की बात करें तो स्पेकुलेशन में हाई रिटर्न के चांसेस हैं और हाई लॉस के भी चांसेस हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लो टू मॉडरेट रिटर्न एंड लो टू मॉडरेट रिस्क होता है। फंड्स की बात करें तो हम ऐसा मानते हैं कि जो स्पेकुलेटर्स होते हैं ना, जनरली बोरो करते हैं, और जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपने फंड को लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई लोन देने से रहा, क्योंकि आप उसका इंटरेस्ट ही देते रह जाओगे। ठीक है। इनकम। स्पेकुलेशन में इनकम आपको क्या हो रही थी? चेंज इन प्राइस, बस वही था। और इन्वेस्टमेंट में आपको इनकम क्या होती? चेंज इन प्राइस भी होता प्लस डिविडेंड या 1 साल का आपको इंटरेस्ट जो भी मिलना होता वो भी मिलता, तो आपको 2 इनकम के चांसेस। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है स्पेकुलेशन में एंड इन्वेस्टमेंट में? स्पेकुलेशन जो करते हैं उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? कोई कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई, कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन है वहाँ से। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉपर फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट क्लियर है आपको? आपको इन्वेस्टमेंट क्लियर है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, फैक्टर्स क्लियर थे, टाइप्स कौन कौन से थे? रियल एसेट एंड फाइनेंशियल एसेट, फैक्टर्स क्लियर है, एंड स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्लियर है। थर्ड हमारा आता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल ही अलग है, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया। कोई बताएगा थोड़ा बहुत गैम्बलिंग क्या होता है? कई बार हम वर्ड उसको हिंदी में सट्टेबाजी यूज करते हैं, या घोड़े की रेस होती है, हॉर्स रेस पे पैसा लगाते हैं, 50-50 का वो है ना? 50-50 का नहीं, 100% का। अगर आपको गैम्बलिंग से इनकम होती है ना, इनकम टैक्स तो पढ़ के आए हो ना, अगर आपको गैम्बलिंग से इनकम होती है तो आप कितना टैक्स दोगे उस पर? 30% फ्लैट टैक्स रेट लगता है। ठीक है। उस पर कोई भी स्लैब एप्लीकेबल नहीं होता। तो गैम्बलिंग ये कहता है कि एक पर्सन का गेन अगले पर्सन का लॉस है, अगले पर्सन का लॉस एक पर्सन का गेन है। यही कहता है, या तो आपको 100% प्रॉफिट हो जाएगा या तो आपको 100% लॉस हो जाएगा। मेरी और क्या नाम है आपका? ऋतिक। ऋतिक में बेट लगी, इसने कहा कि सर बारिश होगी, मैंने कहा बारिश नहीं होगी, अभी मौसम साफ था। इसने कहा कि सर बारिश होगी ना तो आप मुझे 200 रुपये दोगे, नहीं हुई तो मैं आपको 200 रुपये दूंगा। मैं आया, यहाँ बारिश हो गई, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 200 रुपये देना पड़ेगा। मेरा क्या है? 100% लॉस हो गया। इसका कुछ लगा? कुछ भी नहीं लगा, इसका 100% प्रॉफिट है। दैट मीन्स कि गैम्बलिंग के केस में क्या होता है कि एक पर्सन का 100% गेन, दूसरे पर्सन का 100% लॉस होता है। अगर इसको मैं स्पेकुलेशन से कंपेयर करूं, स्पेकुलेशन में मैंने बोला ना कि 100 रुपये का शेयर खरीदा था, वो आफ्टरनून में जाके 110 का हो गया, हो सकता है ये 90 का हो जाता। अगर आपको लॉस होता तो कितने का लॉस होता? 10 रुपये का पर शेयर। 100% तो नहीं हो गया ना, ये जाके 0 तो नहीं हो सकता था। गैम्बलिंग के केस में क्या हो गया? आप बेट हार गए तो आपको पूरा लॉस है, जीत गए तो पूरा लॉस है। हॉर्स रेस में जाते हैं, आप बताते हैं XYZ नंबर का हॉर्स जीतेगा, जीतेगा तो इनकी इनकम होगी, हारेगा तो नहीं होगी। ऐसा ही IPL वगैरह के केस में भी होता है। ठीक है। तो फंडा क्लियर है गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट का, एंड या फिर स्पेकुलेशन की बात करूं, एंड गैम्बलिंग इज ऑल्सो इलीगल। ऐसा ना हो जाके तुम, है ना? चलो अच्छा, अभी हम मार्केट की बात कर रहे थे। अगर हम मार्केट की बात कर रहे थे तो मार्केट में क्या क्या आता है? मैंने बोला ना, एक प्राइमरी मार्केट आता है, एक सेकेंडरी मार्केट आता है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जहाँ पे वेरी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी या फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी इनिशिएट होता है बेचने के लिए, वो प्राइमरी मार्केट में जाता है। प्राइमरी मार्केट में जाने की टेक्निक्स कौन सी हैं? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एंड FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद जितना भी सेल एंड परचेज होगा वो किस में होगा?
सेकेंडरी मार्केट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का। देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन हमारे पास दो मार्केट है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट कौन सा होता है? जिसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सेल आउट करते हैं, वो मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी का मतलब है जो 1 साल से कम के लिए होता है। ट्रेजरी बिल है ना, बिल ऑफ एडवांस, ये सारी चीज़ें जो होता है वो मनी मार्केट में आएगा। एंड कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म चीज़ें जो सेल आउट होती हैं वो कैपिटल मार्केट में आती है। ठीक, नेक्स्ट आता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उसकी टेक्निक्स कैसे होती हैं। एक है, या फिर उसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बहुत आप बताएंगे क्या हो सकता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? मुझे स्टॉक की बहुत अच्छी नॉलेज अगर है तो मैं क्या करूँगा, खुद से शेयर में पैसे लगा दूंगा। दैट मीन्स कि मैंने कोई मीडिएटर नहीं ढूंढा, मैं खुद से पैसे लगा रहा हूँ। दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है और ऋतिक को अच्छी नॉलेज है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे बिहाफ पे ऋतिक तुम पैसे लगा देना मार्केट में, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से मैं तुम्हें थोड़ा बहुत कमीशन दे दूंगा। यारी दोस्ती में तो कोई नहीं लगाएगा, एक बार दो बार के लिए तो चलो बनता है, बट अगर प्रोफेशनली कोई पर्सन कर रहा है तो ही विल स्टार्ट चार्जिंग कमीशन। ठीक है, दैट मीन्स कि मेरे बिहाफ पे किसी पर्सन ने अगर इन्वेस्ट करा तो मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करा, क्या करा मैंने? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करा। आई कैन ऑल्सो से पैसिव इन्वेस्टमेंट। एक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसिव इन्वेस्टमेंट है। ठीक, जब आप मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो कोई मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं होता, दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब हम मार्केट में किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर इन्वेस्टमेंट करते हो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड समझते हो कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? थोड़ा बहुत आइडिया है? म्यूचुअल फंड में डिस्क्लेमर क्या आता है? म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, ऐसा क्यों कहते हैं? ये भी है तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ही ना। अब आप क्या होते हैं? प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं। हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा प्रोफेशनल हो। फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, कई सारे फैक्टर हैं, एक सिंगल फैक्टर नहीं होता म्यूचुअल फंड का। एक फैक्टर मैं आपको बताऊँ, डाइवर्सिफिकेशन समझते हो? जो स्टॉक मार्केट हम ये बुक जो पढ़ेंगे ना, या जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये कहता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, कि अपने सारे सामान या सारे अंडे जो हैं आप सेम बास्केट में मत रखो। क्यों? आपने बचपन में शायद ये कहानी भी सुनी होगी कि एक सड़ा हुआ आलू सारे बकेट के आलू को ख़राब कर देता है। ठीक है, ये अगर कॉन्सेप्ट ये से नहीं समझ में आया ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, उसका सिंपल फंडा ये है कि मेरे पास 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए उठा के मैंने टाटा में लगा दिया। ठीक, टाटा ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल वो गाड़ी मोटर वाले में। कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम में कौन गाड़ी खरीद रहा था? कोई नहीं खरीद रहा था। मार्केट डाउनफॉल पे गई, सारा आ गया 40,000 पे, पूरा लॉस हो गया, क्योंकि मैंने सारा पैसा कहाँ लगाया था? सिर्फ टाटा में लगाया था। इसकी जगह अब मैं ये करता कि मैं एक पोर्टफोलियो बनाता, पोर्टफोलियो ये बनाता कि 1 लाख का ना 50,000, 30,000, 20,000, ये जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगा दिया 50,000 रुपये, 30,000 रुपये ऑटोमोबाइल टाटा वाले में लगा दिया, 20,000 एजुकेशन सेक्टर में लगा दिया, बायजूस के शेयर खरीद लिए। अब कोविड आता तो ये घट के हो जाता 10,000। मैं एजम्पशंस बता रहा हूँ, ऐसे एग्जैक्ट फिगर नहीं है। फार्मास्यूटिकल मेडिकल इंडस्ट्री वो तो बूम पे जाती, हो सकता है 50,000 से वो 50 लाख हो जाता। ये भी एजुकेशन सेक्टर, ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर भी बूम पे चला गया था, हो सकता है ये भी बूम पे चला जाता, 20 का 1 लाख हो जाता। जब हमने डाइवर्सिफिकेशन करा था ना, तो हमने प्रॉफिट के चांसेस भी डाइवर्सिफाई कर दिया, बढ़ा दिया, और लॉस के चांसेस भी बढ़ा दिया, तो ओवरऑल हमेशा प्रॉफिट में होते हैं। तो हमने अपने सारे एक्स जो है एक बास्केट में नहीं रखे थे, हमने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया था। दैट मीन्स कि सो दैट वी कैन डाइवर्सिफाई द चांस ऑफ लॉसेस। बात समझ में आई? ये जो कॉन्सेप्ट था, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। ठीक है, एक बात तो ये थी।
अभी हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे, तो म्यूचुअल फंड का फंडा ये होता है कि सपोज तुम्हें एक शेयर खरीदना है, उस शेयर का प्राइस है 2000 रुपये, ठीक, हमारे पास कितना था 1000 रुपये। वो कहेगा नहीं जी 2000 का था, आप 2000 से नीचे का वो शेयर नहीं खरीद सकते। मैं गया म्यूचुअल फंड वालों के पास, मैंने कहा कि यार ऐसी ऐसी कंपनी है, वहाँ पे मुझे शेयर खरीदना है, क्या 2000 का शेयर मिल जाएगा मुझे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मिल तो नहीं जाएगा, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम इसका यूनिट डिवाइड कर देते हैं। 1000 आप मुझे दे दो, एक क्लाइंट और है वो भी 1000 दे रहा है, आप दोनों के पैसे मिला के हम आपके बिहाफ पे वहाँ 2000 लगा देंगे। नहीं, ये तो अच्छी बात है, मैंने प्रॉफिट होगा तो कह रहे प्रॉफिट होगा, आपने 1000 दिया, दैट मीन्स कि 50-50 का रेशियो है, उसमें से हम कुछ कमीशन चार्ज करेंगे, आपको वापस दे देंगे। अगर मैं इंडिविजुअली जाता तो मैं परचेज कर सकता था? नहीं। दूसरी बात यह है कि मुझे मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है, मुझे मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है तो मैं कोई प्रोफेशनल ढूंढूंगा जो मेरे बिहाफ पे पैसे लगा सके। वो प्रोफेशनल कौन है? म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसको जो क्या बोलते हैं हम, AMC, असेट मैनेजमेंट कंपनी। हर म्यूचुअल फंड कंपनी का एक AMC होता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, वो क्या करता है, पैसे लगाता है, ठीक है, हमारे बिहाफ पे पैसे लगाता है। दूसरी बात ये है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी होता है ना, वो सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं करता, वो डाइवर्सिफाई करता है। डाइवर्सिफाई कितने जगह करता है? मोर देन 200, मोर देन 100, मोर देन 50। तो लॉस के चांसेस क्या होता है, वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब समझ में आई? और म्यूचुअल फंड हम इंडिविजुअली नहीं लगाते हैं, हमारे बिहाफ पे प्रोफेशनल्स इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई हमारे बिहाफ पे कर रहा है तो प्रोफेशनल चार्ज भी हमें लेगा मैनेजमेंट करने का, तो हमें चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन इन केस ऑफ दिस हमें ये चार्ज नहीं देना पड़ता, ठीक है। चलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको यहाँ तक? आज के लिए हमने बेसिक पढ़ा है, म्यूचुअल फंड का प्रॉपर चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर को हम इन डेप्थ बाद में देखेंगे। अभी हमने बेसिक पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट ओवरव्यू होता क्या है। चलो अटेंडेंस लगा लेते हैं। सब्जेक्ट चूज करोगे तो एक बार देख लेना तुम्हें क्या लेना है। नहीं, इलेक्टिव है।